सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, आप सभी के निष्ठा के प्रशिक्षण चल रहे हैं। दिनांक 1 दिसंबर 2020 से 15 दिसंबर 2020 तक आपका मॉड्यूल नंबर 10, मॉड्यूल नंबर 11 और मॉड्यूल नंबर 12 का प्रशिक्षण चल रहा है। आज दिनांक 15 दिसंबर 2020 तक लगभग सभी शिक्षकों ने अपना प्रशिक्षण कंप्लीट कर लिया होगा। आज अंतिम तारीख है, इसलिए अगर किसी ने प्रशिक्षण अभी पूरा नहीं किया है तो आज शाम तक आप अपना प्रशिक्षण पूरा कर लें। जिन शिक्षक साथियों ने मॉड्यूल 10, 11 और 12 का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है तो वो मेरे साथ अपना स्वयं मूल्यांकन करेंगे। हम देखेंगे कि मॉड्यूल 10, मॉड्यूल 11 और मॉड्यूल 12 से आपने कितना सीखा है। एक प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, ये 30 प्रश्नों की एक प्रश्नोत्तरी है, के माध्यम से हम अब सभी अपना स्वयं मूल्यांकन करेंगे। तो साथियों, तैयार हो जाइए मेरे साथ अपना मूल्यांकन करने के लिए कि आपने मॉड्यूल नंबर 10, 11 और 12 से कितना सीखा है। इसके लिए आप एक काफ़ी पेंसिल को उठा लीजिए और अपने आंसर लिखते रहिए कि आपने कितना आंसर दिया। वीडियो के लास्ट में हम चेक करेंगे कि हमने कितने आंसर सही किए और कितने आंसर हमने गलत किए। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहे तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना स्वयं मूल्यांकन मॉड्यूल नंबर 10, 11 और 12 का मेरे साथ। साथियों, स्वयं मूल्यांकन प्रश्नावली आपके सामने है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है। पहला ऑप्शन है राजा या रानी, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री और चौथा ऑप्शन है मुख्यमंत्री और आदर्श। तो आपको एक पे टिक करना है। आप टिक कर लीजिए। आपको मुझसे पहले टिक करना है, क्योंकि किसी को भी अपना आंसर चेंज नहीं करना है। जो आप टिक कर देंगे वही आंसर आपको रखना है। तो मैं इसमें फर्स्ट पे क्लिक करूंगा। मैंने फर्स्ट पेज पे क्लिक कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन वर्ग में मॉक संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है। यानी मॉक संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है। कक्षा में छात्रों के व्यवहार का आकलन करने के लिए, राजनीति विज्ञान की अवधारणाओं को याद रखना, राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना, स्कूल के लिए धन जुटाने के लिए। तो आपको 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन क्लिक करना है। मैं इसमें ऑप्शन नंबर 3 पे क्लिक करूंगा। मैंने 3 पे क्लिक कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में कौन सा सही नहीं है। ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। एक ग्लोब की विशेषताओं में अक्षांश और देशांतर है। स्पर्श ग्लोब विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है। तो मैं इसमें ऑप्शन नंबर 1 पे क्लिक करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के रूप में जाना जाता है। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, मानक मध्याह्न रेखा। तो मेरा ऑप्शन इसमें होगा, आप अपना ऑप्शन क्लिक कर लीजिए। मेरा ऑप्शन इसमें होगा मकर रेखा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देशांतर की सभी रेखाएं लंबाई में भिन्न होती हैं। देशांतर रेखाओं को समांतर रेखाएं भी कहा जाता है। अक्षांश रेखाओं को मेरिडियन कहा जाता है। अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। तो आपको क्लिक करना है। आप क्लिक कर दीजिए। मेरा आंसर इसमें होगा, मैं इसमें सबसे लास्ट वाले पे क्लिक करता हूं। अक्षांश की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सही जोड़ा मिलाइए। इसमें आपका ए में ये आपकी दे रखी है, पांडुलिपि, शिलालेख निकाली गई या जमीन पर स्थित
स्मारक और पुरातात्विक साक्ष्य है। और बी में दे रखा है चीजें जो जमीन में खोदकर निकाली जाती हैं, अतीत से संबंधित इमारतें या तो जमीन में खोदकर या निकाली गए जमीन में स्थित, और हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकें, लेखन जो या तो पत्थर की सतह पर या धातु की ईंटों के उत्कीर्ण हैं। तो इसमें आप अपना ऑप्शन देखिए, मैं अपना ऑप्शन देखता हूं। तो इसमें मैं ए में ये आ जाएगा, बी में ये आ जाएगा। तो इसमें मैं फर्स्ट पे क्लिक करूंगा। आप अपना ऑप्शन देख लीजिए आपको किस पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है साहित्यिक स्रोत हैं पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, जले हुए अनाज, इमारती गड्ढे में घर सिक्का, महाकाल पुराण स्मृति, ग्लोब नक्शे, जानवरों की हड्डियां। तो इसमें मैं तीसरे पे क्लिक करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? व्याख्यान विधि का उपयोग करना, पाठ्य पुस्तक को जोर से पढ़ना, ड्रा लिखें और चर्चा करें, और बहस का आयोजन। तो मैं इसमें थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। थर्ड मेरा ऑप्शन होगा इसमें। नेक्स्ट है कौन सी विधि शिक्षार्थी द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी? जांच करने कि क्या लोगों के पास जीविका कमाने के समान अवसर हैं। पहला ऑप्शन है व्याख्यान विधि का उपयोग करना, दूसरा ऑप्शन है पूरा करने हेतु दिया गया कार्य, तीसरा ऑप्शन है परियोजना आधारित ज्ञान, और चौथा ऑप्शन है केवल पाठ्य पुस्तकों से पढ़ना। तो मैं इसमें थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, मेरा थर्ड सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है। उच्च स्तर पर इन विषयों का अध्ययन, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार के नजरिए का, स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य, और फोर्थ ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक में व्यक्त किए गए विचारों को जानने और उनका पालन करने की क्षमता। तो मैं इस पे थर्ड पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने के समय करने का कार्य है? शिक्षार्थियों को कल्पना करने के लिए कहना कि वह कहानी के पात्रों में से एक है, और अपने अनुभव को अपनी डायरी में लिखने को कहना। नंबर 2, शिक्षक का पाठकों के विचारों के बारे में शिक्षार्थियों के साथ एक संपूर्ण कथा गतिविधि के रूप में चर्चा करना। नंबर 3, शिक्षक का घर से पाठ कर आना और कक्षा में इसी को पढ़ाना। और नंबर 4, कक्षा में 4 या 2 के समूह में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना। शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ की व्याख्या करने को कहना। तो इसमें मैं फोर्थ पे क्लिक करूंगा, मैं फोर्थ पे क्लिक कर देता हूं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका एक पठन पूर्व कार्य का उद्देश्य है। शिक्षार्थियों से उनके पिछले ज्ञान के बारे में बात करना, पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना, पाठ के लेखक और पढ़े जाने वाले ने शब्दों के बारे में बात कर नए पाठ की शुरुआत करना, कठिन शब्दों को खोजने के लिए शिक्षार्थियों को स्वयं पढ़ने के लिए कहना। तो इसमें मैं सेकंड पे क्लिक करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है पढ़ना अर्थ गढ़ना है, इस कथन से क्या अभिप्राय है? पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। पढ़ना शिक्षार्थियों को विषय वस्तु के साथ विभिन्न अर्थ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। पढ़ना ध्वनि समूह शब्दों और वाक्यों को सीखने से शुरू होता है। पढ़ना पाठ के वर्णमाला और शब्दों के अक्षरों की व्याख्या है। तो पढ़ना अर्थ गढ़ना है, तो मैं इसमें आपका फर्स्ट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका वर्तमान भाषा सीखने के नजरिए से निम्नलिखित में से कौन सा सच है? नंबर 1, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक
नहीं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है। नंबर 2, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक रैखिक तरीके से विकसित होता है। नंबर 3, लिखने से पहले सुनना, बोलना और पढ़ना विकसित होता है। और नंबर 4, लेखन एक भाषा सीखने में शिक्षार्थी द्वारा विकसित किया जाने वाला अंतिम कौशल है। 1 सत्य है, 2 सत्य है, 3 सत्य है, 4 सत्य है। तो मैं इसमें फर्स्ट पे क्लिक करूंगा, 1 सत्य है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें उन्हें वर्णमाला के अक्षर पढ़ाना शुरू करना है, भाषा कौशलों का निर्माण करना है, मौखिककरण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है, वाक्य और कहानियां पढ़ने के लिए उन्हें पढ़ाना शुरू करना है। तो मैं इसमें थर्ड पे क्लिक करूंगा। मैंने इसमें थर्ड पे क्लिक किया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है। नंबर 2, दूसरी भाषा सीखने में मातृभाषा न तो समर्थन करती है न ही हस्तक्षेप करती है। नंबर 3, मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन है। और नंबर 4, मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है। तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए, मैं इस पे फर्स्ट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बच्चे मानव सीखता है बहुत प्रयास से मातृभाषा, बिना किसी प्रयास के विदेशी भाषा, काफी प्रयास के बिना मातृभाषा, स्कूल में केवल मातृभाषा। तो मैं इसमें थर्ड पे क्लिक करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है, सभी भाषा सीखना मूल रूप से विषय वस्तु सीखना है, भाषा शिक्षण का केंद्रीय उद्देश्य केवल विषय वस्तु पर केंद्रित है, भाषा विषय वस्तु को भाषा की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो मैं इसमें फर्स्ट पे क्लिक करूंगा, मैं फर्स्ट पे क्लिक कर देता हूं। उसके बाद नेक्स्ट है, मातृभाषा आधारित बहुभाषिता क्या है? स्कूल में सभी बच्चे केवल एक ही भाषा और अंग्रेजी सीखते हैं। नंबर 2, सभी बच्चे सीखने के प्रारंभिक वर्षों के दौरान अधिक से अधिक भाषाएं सीखते हैं। नंबर 3, सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे राज्य भाषा के माध्यम से सीखते हैं। तो मैं इसमें थर्ड पे क्लिक करूंगा। आप भी क्लिक कर दीजिए, आपको मुझसे पहले करना है और आपको चेंज नहीं करना है। उसके बाद भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिता का क्या अर्थ है? नंबर 1, कई भाषाओं को सीखना, सिखाना और शिक्षण। नंबर 2, माध्यम और आकलन के रूप में एक ही भाषा में विषय वस्तु सीखना। नंबर 3, त्रिभाषा सूत्र को लागू करना। नंबर 4, कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना। तो मैं इसमें फोर्थ ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शिक्षक ने शिक्षार्थियों को हर्बल उद्यान में अपनी ऊंचाई का उपयोग करते हुए पौधों की तुलनात्मक लंबाई मापकर तथा धागे का उपयोग करते हुए और पौधे की तने की सतह को छूते हुए मोटाई मापकर डाटा का संग्रह करने के लिए एक गतिविधि में शामिल करते हैं। इस गतिविधि को करने के दौरान शिक्षार्थी कौन सी विज्ञान प्रक्रिया कौशल से गुजरेंगे? निम्नलिखित को देखें। नंबर 1, लंबाई का तुलनात्मक माप। नंबर 2, स्पर्श अनुभव के माध्यम से अवलोकन। नंबर 3, धागा और स्केल का उपयोग कर सटीक माप। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। 1, 2 और 3 सही है, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है। तो इसका मैं फर्स्ट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शिक्षक ने छात्रों को नोटबुक में अपनी पसंद के पौधों के स्केच बनाने और उसे रंगने, चित्र लेने और कोलाज बनाने के लिए एक गतिविधि में शामिल किया। इस गतिविधि के माध्यम से शिक्षक निम्नलिखित मुख्य अवधारणाओं में से शिक्षार्थियों के बीच निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। केवल पेड़ों के बारे में, केवल शाक के बारे में, पौधों की वृत्तियों में विविधता और केवल झाड़ियों के बारे में। तो इसमें मैं थर्ड पे क्लिक करूंगा, आप भी क्लिक कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विभिन्न पौधों की प्रवृत्तियों के डेटा के संग्रह के लिए कक्षा 6 के छात्रों के साथ एक शिक्षक द्वारा संचालित हर्बल उद्यान में प्रकृति की सैर के दौरान विशेष शिक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ शिक्षार्थियों ने गुलाब के पेड़ और सुनहरे सेब को झाड़ी बताया। शिक्षक का उद्देश्य इस प्रकृति भ्रमण गतिविधि के माध्यम से
शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी दक्षताओं का विकास करना है। नंबर 1, शिक्षार्थी विभिन्न पौधों का संबंध एक दूसरे के साथ स्थापित कर सकेंगे। नंबर 2, शिक्षार्थी जीवन के प्रति मूल्यों का प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे। नंबर 3, शिक्षार्थी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करने में सक्षम होंगे। और नंबर 4, शिक्षार्थी पौधों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे। तो इसका मैं 4th पे क्लिक कर देता हूं। 4th ऑप्शन मेरे अनुसार सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, आप नीचे दी गई गतिविधि छात्रों के समक्ष प्रदर्शित कर रहे हैं। प्याज को काटकर पानी में मिला दिया। अब जल्द धनात्मक लिटमस परीक्षण दिखाएगा। इसके कारण का अध्ययन करते हैं। नंबर 1, अम्ल वह विलयन में बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। बी, क्षार उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। सी, क्षार उस विलयन में बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। और नंबर डी, अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो इसमें मैं डी पर क्लिक करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, छात्रों से कहा जाता है कि प्रोटीन से बने विभिन्न देशों के बारे में जानकारी एकत्रित करें। निम्नलिखित में से रेशों होगा, शायद ये देशों नहीं है, रेशों के बारे में जानकारी एकत्रित करें। निम्नलिखित में से किसके बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे? रेयन, रेशम, पॉलिस्टर, सूती। तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। मैं इस पे रेशम पे क्लिक करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में घोल के बारे में चर्चा करते हुए आप एक विद्यार्थी को पानी में किस पदार्थ को डालने के लिए आमंत्रित करते हैं? पदार्थ की निश्चित मात्रा को जोड़ने के बाद वह पात्र के नीचे दिखाई देने लगता है। आप छात्रों से कौन से निष्कर्ष की अपेक्षा करेंगे? पदार्थ जमने लगेगा, घोल असंतृप्त हो जाएगा, घोल संतृप्त हो जाएगा, पानी जमने लगेगा। तो इसमें मैं 3rd पे क्लिक करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट है, आप छात्रों को यह महसूस करने में मदद करना चाहते हैं कि सभी ध्वनियां मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है। आपकी राय में इनमें सबसे प्रभावी कर नीति क्या हो सकती है? नंबर 1, स्थानीय दौरा। नंबर 2, प्रश्नोत्तरी। नंबर 3, रोल प्ले। नंबर 4, परियोजना। तो मैं इसमें, मेरे अनुसार इसका आंसर परियोजना होगा। मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। उसके बाद ध्वनि उत्पन्न करने के विभिन्न तरीकों का परिचय कराने के लिए पड़ोसी कक्षा के एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से ध्वनि उत्पन्न करने का अवसर देने की योजना बना रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपके छात्र अशांत हों। आप उस शिक्षक को क्या करने की सलाह देंगे? विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएं, कक्षा के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दें और विद्यार्थियों से जोर से ना बोलने के लिए कहें। विद्यार्थियों को ऐसी गतिविधि घर पर करने के लिए कहें। ऐसी गतिविधियों से बचें। तो इसका मैं 1st पे क्लिक करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, मीरा अपनी कक्षा में एक दृष्टिबाधिता छात्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आप उसका समावेश सभी गतिविधियों में सुनिश्चित करने के लिए अपनाएंगे? कंपन करने वाली विभिन्न वस्तुओं को छूने और महसूस करने के लिए उन्हें सुविधा प्रदान करना। नंबर 2, तबले की सतह पर फैलाए गए चावल के दानों को महसूस करवाना। नंबर 3, एक अन्य छात्रों का यह एक बताना कि वह क्या अवलोकन कर रही है। सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण। तो इसमें मैं 4th पे क्लिक करूंगा, सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में स्कूली शिक्षा के किस चरण में विज्ञान को एक अलग विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया जाता है? तो इसका आंसर मैं क्लिक करूंगा उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्राथमिक। तो मैं इसमें उच्च प्राथमिक पे क्लिक करूंगा। उम्मीद है आप सभी लोगों ने भी यही क्लिक कर दिए होंगे अपने ऑप्शन। अब हम अपने ऑप्शन चेक करते हैं, आखिर हमें इस परीक्षा में कितने मार्क्स मिले। अब मैं एक एक करके आपको आंसर दिखाऊंगा। सबमिट के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूं। जैसे ही हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो स्वयं मूल्यांकन मॉड्यूल 10, 11, 12 योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, व्यू स्कोर। अब अपना स्कोर देखते हैं हमारे कितने स्कोर इसमें आता है। देखिए हमारा स्कोर इस बार 30 आउट ऑफ 30 आया है। वेरी गुड। अब देख लीजिए, आप एक बार चेक कर लीजिए। पहले का आंसर आपका ये होगा, दूसरे का आंसर आपका ये होगा, तीसरे का आंसर आपका ये होगा, 4th, 5th, 6th, 7th,
8th 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 100। ये हमारा स्कोर हुआ। उम्मीद है आप सभी का भी स्कोर अच्छा होगा। आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखना है ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोगों ने कितनी तैयारी की है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।